बच्चों, मेरा नाम है आलोक तिवारी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 2022 का सीयूईटी का पेपर। आज हम इस पेपर में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे हमारे को करना है, इनका एक ब्रीफ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है बेटा, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। टॉपिक क्या है? टॉपिक आपका दे रखा है सॉलिड स्टेट, आयनिक सॉलिड के बारे में बता रखा है। तो इन आयनिक सॉलिड आयंस आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अच्छा, आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है कौन सी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका, हाँ, ये रहा, इसे हटा देते हैं, वर्क कर रहा है बिल्कुल। तो पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है कि इन आयनिक सॉलिड आयंस आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। आयनिक सॉलिड्स आर सॉफ्ट। देखो, आयनिक सॉलिड जो होते हैं ना, ये सॉफ्ट नहीं होते, ये वाली बात है फॉल्स। मतलब जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। हाँ, एक आध कोई एक्सेप्शन हो तो वो एक अलग बात है। नेक्स्ट आता है आयनिक सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। हाँ, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ बच्चों NaCl का, तो NaCl एक आयनिक सॉलिड है। क्यों? यहाँ पे एक Na+ आयन होता है और Cl- आयन होता है। ये सॉलिड स्टेट में तो कंडक्ट करता नहीं। बिल्कुल ट्रू बात है ये वाली। तो एक हमारा ए स्टेटमेंट ट्रू हो गई, एक सी ट्रू हो गई। ठीक है, लेकिन ए और सी, ए में भी है और डी में भी है। तो नेक्स्ट आते हैं आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। तो ए, सी और डी, ये तीन हमारे सही हो गए। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ए, सी और डी को करेक्ट ऑप्शन मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, ये सॉलिड स्टेट से ही है। इसमें आपको बताना है कि एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स HCP लैटिस। HCP लैटिस बच्चों ध्यान देना, हमारे पास ये होता है एक फॉर्मूला LOT, LOT/112। इसका मतलब ये होता है कि लैटिस साइट अगर मेरे पास एक है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मेरे पास एक होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स दो होंगे। या सिंपल आई कैन से कि अगर लैटिस साइट मेरे पास x है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरे पास x होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स वॉइड्स 2x होंगे। तो कुल मिलाकर के 1:1:2 का इनका रेशोज होती हैं। तो एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस। तो बी अगर HCP लैटिस बना रहा है तो बी को मैं यहाँ लिखूंगा x। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। सिंपल सी बात है, अगर आपका लैटिस साइट x थी तो आपका जो ए, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, वो होंगे टोटल 2x। लेकिन क्या सारे 2x फिल हो रहे हैं? नहीं, सारे 2x फिल नहीं हो रहे। हमारे पास फिल सिर्फ 2/3 हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंड रीजन क्या है 2/3 से मल्टीप्लाई करने का? क्योंकि मेरे सारे टेट्राहेड्रल फिल हो ही नहीं रहे। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ए 4x/3 और ये आया bx। तो कुल मिला के x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइनल निकल के आएगा A4B3। तो आंसर क्या हो गया बच्चों हमारा? A4B3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन डन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि कंसीडर द 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन की बात हो रही है, मींस सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, और टॉपिक क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक था वो था ΔTB इज इक्वल टू, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं जो टूटते हैं, वैन हॉफ फैक्टर वाला क्वेश्चन है, तो आएगा I × KB × M। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? कंसीडर 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल सी बात है बेटा, ΔTB जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वैन हॉफ फैक्टर के। जिसका वैन हॉफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका ΔTB क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका वैन हॉफ फैक्टर होता है 1। NaCl टूटता है किसमें? Na++ Cl- में, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर आया 2। ऐसे ही MgCl2 तीन आयंस में टूटेगा, Mg+2 और 2Cl-। ठीक है, और Al2SO4 किस में टूटेगा? 2Al+3 + 3SO4। तो इसका हो गया 5। तो सिंपल सी बात है, ए का सबसे कम है, बी का उससे ज्यादा, सी का उससे ज्यादा, डी का उससे भी ज्यादा। तो हमारा आंसर हो गया ABCD, ये सी। इसे डन कर देते हैं। जिसका आई ज्यादा उसका ΔTB ज्यादा। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH
मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारी क्या हो जाती है? मोलैरिटी हो जाती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। NaOH में Na का मास कितना होता है बच्चों? 23। O का मास होता है 16 और H का मास होता है आपका 1। तो 23 16, ये हुआ आपका 39 और 1 हुआ 40। तो यहाँ पे गिवन मास है मोलर मास ये 40, इतने मोल्स आ गए आपके। इतने मोल्स होल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या चाहिए होता है? 450 ml/1000 लीटर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट, इसको सॉल्व करके बच्चों सारा आता है मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये 0.278 मोलर। तो हमारा आंसर आ गया ये वाला, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू आयनिक कंडक्टेंस। आयनिक कंडक्टेंस आपका चैप्टर कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करती थी कुछ 4 5 फैक्टर पे करती थी, तो वो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, बिल्कुल ट्रू, सही बात है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है आपका आयनिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई सिंपल सी बात है, आयनिक कंडक्टेंस आयंस की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता, तो ये आपका हो गया फॉल्स। नेक्स्ट आपका आता है आयनिक कंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक, नहीं जी। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होती है और उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके मूवमेंट के कैरियर्स होते हैं। आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ट्रू। आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है, आयंस किस सॉल्वेंट में मूव कर रहे हैं उस पर तो डिपेंड करेगा ही। तो आंसर आ गया ADE। ADE कहाँ है? मिल गया आंसर, ये रहा हमारे पास ADE। चलो भैया डन करते हैं। नेक्स्ट आता है डिग्री MnACl एंड NaOAC। अ डिग्री M, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका आ गया, ये कह रहा है कि आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है ये दे रखी है आपको, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बेसिकली क्या होता है? ये आपका दे रखा होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। आपने पढ़ा होगा कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कापा बाय सी होता है। तो ये बेसिकली कर क्या रखा है, ये आपको ना HCl का, NaCl का, HCl का और NaOAC का क्या दे रखा है इसमें, इनकी मोलर कंडक्टेंस दे रखी है। कह रहा है कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ HOAC। तो चेक करके देखो भैया, मोलर कंडक्टेंस ऑफ अगर आपको निकालना है क्या, HOAC, तो HOAC में AC प्लस होता है प्लस OH माइनस होता है, ठीक है। या फिर इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इसे यहां से हटाया, ये AC O नेगेटिव प्लस H+, इनकी कंडक्टेंस चाहिए। अब मेरे को दे क्या क्या रखा है, दे रखा है NaOAC। तो ये वैल्यू कैसे आएगी? NaOAC, NaOAC में OAC नेगेटिव की वैल्यू मेरे पास आएगी, Na की एक्स्ट्रा होगी, ये मुझे नहीं चाहिए। प्लस करेंगे अगला क्या, HCl। HCl की वैल्यू में H+ की वैल्यू आएगी जो मुझे चाहिए, Cl नेगेटिव मुझे नहीं चाहिए। माइनस, अब क्योंकि मेरे को Cl नेगेटिव नहीं चाहिए और Na+ नहीं चाहिए, तो मैं माइनस करूंगा NaCl की वैल्यू। तो इनकी वैल्यूज हम देखते हैं, वैल्यू क्या है। NaOAC की वैल्यू दे रखी है बच्चों 91, प्लस HCl की वैल्यू दे रखी है कितनी, 425.9, 425.9, और माइनस करा 126। NaCl है ना, क्योंकि भैया इसमें मेरे पास Cl की एक्स्ट्रा आई और Na की आई, तो ये 126.4 जो है मैं इसकी माइनस कर दूंगा। ये सॉल्व करके बच्चों आता है कितना, 390.5। कितना आता है? 390.5। ठीक है जी, ये आंसर आ गया 390.5। छठा क्वेश्चन डन। नेक्स्ट आता है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 - 2 Mn+2। अगर मैं MnO4- को मैं रिड्यूस करूंगा Mn+2 में,
तो रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है, MnO4 माइनस की अगर मैं बात करूं बच्चों तो चेक करना, Mn को हम लेट कर लेते हैं x, ऑक्सीजन होता है -2 के हिसाब से, टोटल 4 ऑक्सीजन यहाँ लगे हैं इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आई, +7। तो यहाँ पे जो Mn है ये आपका +7 में प्रेजेंट है, ये +7 से अगर +2 में जाना चाहता है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब होता है 5 फैराडे, क्योंकि 5 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है ना, वो 1 मोल बोल रहा है, तो 1 मोल MnO4 माइनस के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, वो चार्ज हो जाएगा आपका 5 फैराडे। नेक्स्ट हम आते हैं द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, हाँ क्या है भैया, द प्रोडक्ट फॉर्म एट कैथोड एंड एनोड। बच्चों ये एक्वस NaCl सॉल्यूशन का डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछ रहा है। तो बच्चों कैथोड पे इलेक्ट्रोलिसिस होती थी, ठीक है, कैथोड पे रिड्यूस होता था Na+ एंड H+। तो Na+ और H+ में H+ जीत जाता था, जो रिड्यूस होता था H2 में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मेरा या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब उसके बाद एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज होता था, या तो OH- ऑक्सीडाइज होता था, कौन होता था, इसको हटाया, ये लो जी, एनोड पे या तो मेरा OH- ऑक्सीडाइज होता था O2 में, या फिर मेरा और Cl- ऑक्सीडाइज होता था Cl2 में। तो जो OH-, सॉरी, तो जो OH- की ऑक्सीडेशन होती थी O2 के अंदर, ये बहुत स्लो होती थी। तो ये प्रोसीड करने के आने के लिए मैं ओवर पोटेंशियल देता था, और वो ओवर पोटेंशियल से ये तो और मुश्किल हो जाता, तो अल्टीमेटली ये होता था। तो मेरा आंसर हो गया H2 और Cl2, ये आंसर हो गया H2 और Cl2। नेक्स्ट आते हैं, क्या दे रखा है, द आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये हमारा जो चैप्टर है ड्रग्स वाला चैप्टर, ये उसमें एंड का पार्ट होता है हमारा। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में हमारे को बता रखा है। तो जो यूज फॉर कोल्ड कोल्ड फूड्स के लिए हमारा उसमें डायरेक्ट, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एस्पार्टेम होता है। एस्पार्टेम हमारा जो लगता है वो कोल्ड ड्रिंक्स में डलता है। अच्छा हाँ, यहीं से एक और क्वेश्चन बैठता है कि वो बताओ जो बहुत ज्यादा स्वीट है, तो इसकी हाईएस्ट स्वीटनेस होती है एलाइटेम की, हाईएस्ट स्वीटनेस। ऑल्दो ये यहाँ पर पूछा नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि इसकी स्वीटनेस हाईएस्ट होती है। जैसे अभी उसने पूछा ना कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो कौन सा है, तो ये हम याद रखेंगे एस्पार्टेम है। अगर वो पूछता हाईएस्ट स्वीटनिंग एजेंट कौन है, तो एलाइटेम आता, ये बहुत ज्यादा स्वीट होता है ये नॉर्मल शुगर से। नेक्स्ट हमारा आता है रेट कांस्टेंट के फॉर अ रिएक्शन, ये दे रखा है K = 10⁻⁵ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। हाँ इसकी यूनिट दे रखी है लीटर पर मोल पर सेकंड, मतलब इसकी यूनिट क्या दे रखी है, लीटर पर मोल पर सेकंड। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, हमेशा याद रखना के की जो यूनिट होती है, जैसे यहाँ पे यूनिट दे रखी है लीटर की पावर 1, तो हमेशा याद रखना लीटर की पावर में, लीटर की पावर में 1 ऐड कर दो। क्या ऐड करना है, में 1 ऐड करना है तो आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे लीटर की पावर क्या दे रखी है, 1 दे रखी है ना, तो इस 1 में 1 ऐड करोगे, 1 + 1 आपका क्या आ गया, 2। तो ऑर्डर कितना आ गया बच्चों, 2। नेक्स्ट आते हैं, द डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सर्फेस इज जीरो ऑर्डर, कह रहा है खुद कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इफ के इज दिस, जैसे यहाँ पर ध्यान देना कि के की वैल्यू दे रखी है, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया का पहले तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या होता है। ये रहा 2 अमोनिया गिव्स N2 + 3 H2, ठीक है भाई, ये हो गया। अब कह रहा है कि जो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट बेसिकली किसके बराबर होगा, रेट बराबर होगा यहाँ पे के, ठीक है। अब वो कह रहा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 निकालना है, ठीक है। ये H² नहीं है बच्चों, ये क्या है H2। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 निकालना है, तो रेट अगर हमारा के बराबर है जो कि गिवन है H2 की टर्म्स में, वो क्या हो जाएगा -1/3 डेल H2, डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय डेल टी। अब उसमें कह रहा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा प्लस है ना, प्रोडक्शन है तो ये,
तो इसमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 हमारा हो क्या जाएगा, ये सिर्फ प्लस डेल H2/डेल T। क्यों? क्योंकि सिंगल स्पीशीज की जब प्रोडक्शन लेते हैं तो उसमें हम कोफिशिएंट नहीं कंसीडर करते, मींस ये 3 ले जा करके वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो के की वैल्यू आपकी क्या थी, के की वैल्यू थी 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, इसमें मल्टीप्लाई किया जैसे ही 3, वी विल गेट द वैल्यू व्हाट, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। और ये जो वैल्यू आई ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई आपकी प्लस डेल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम। ये आया मेरा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो कौन सा आंसर है, 7.5, 7.5 ये आंसर हो गया भैया आपका। ये -7 नहीं, ये -4 होगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हुआ। डन। नेक्स्ट आते हैं, द मोलिकुलरिटी ऑफ द एलिमेंट्री। बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में होती है। एक रिएक्शन होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तो मॉलिक्यूलरिटी की बात हम कर ही नहीं सकते, लेकिन क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलरिटी होगी। अब इसके आगे क्या दे रखा है, इसके आगे कोफिशिएंट इसका 1 है ना, 1 कोफिशिएंट है, मींस मॉलिक्यूलरिटी 1 है, 1 लिख दिया डायरेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन में आपके क्या होते हैं बच्चों, कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं बनते, नॉर्मल अट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहला वैंडरवॉल अट्रैक्शन है, बिल्कुल ये वाली बात ट्रू है। नेक्स्ट, ये तो ट्रू है, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक होगा। वो पूछ रहा है नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। भाई ये स्पेसिफिक नहीं होता। तो अगर ये स्पेसिफिक नहीं होता और इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है, बहुत हाई है। भाई फिजिक्स ऑप्शन है ना, इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई नहीं होता, ये वाली बात भी फॉल्स है। नेक्स्ट, इट रिजल्ट इन मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑफ द एड्सॉर्बेंट। हाँ मल्टी मॉलिकुलर होता है। क्यों मल्टी मॉलिकुलर होता है, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन हो रहा है। देखो स्पेशल केमिकल बॉन्ड नहीं बनाने, तो जो आपकी चीज एड्सॉर्बेट आ रही है एड्सॉर्ब होने के लिए, उसको स्पेशल साइट नहीं चाहिए, तो बहुत सारे आकर के लग सकते हैं। तो ये वाला भी ट्रू है। ये एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई है, ये क्या है आपका, ये फॉल्स है। और इट इज नॉट स्पेसिफिक, ये वाली भी ठीक है कि ये स्पेसिफिक नहीं होते। तो नॉट वाले में हमारा क्या आ गया, सी आंसर आ गया। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमल्शन। बच्चों एमल्शन होता है जिसमें लिक्विड आपका डिस्पर्स्ड फेज हो और लिक्विड ही आपका डिस्पर्जन मीडियम हो, ये होता है आपका इमल्शन। इमल्शन की जो डेफिनेशन होती है क्या होती है, कि लिक्विड आपका डिस्पर्जन फेज है और लिक्विड ही आपका डिस्पर्जन मीडियम है। तो यहाँ पर अब हम आएंगे, स्मोक जो होता है ना, स्मोक आपका बेसिकली क्या होता है, वो गैस पार्टिकल होते हैं इन गैस। तो ये गैस पार्टिकल इन गैस है, बाकी हेयर क्रीम पेंट ये सारी चीजें क्या होती है, ये इमल्शन होती है। तो नॉट एन इमल्शन पूछा हुआ है, ए सबसे पहले ही आंसर दिख गया, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्या, कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसके लिए, कैप्रोलेक्टम मैं आपको बना के दे देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, ये पॉलीमर्स का टॉपिक है, और ये आया NH। ठीक है, और बीच में हमारा 1 2 3, ये हटाना पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो यहाँ पर आते हैं, ये आया यहाँ पर CH2, इधर आया CH2, इधर आया CH2, 3 कार्बन, 4 कार्बन, CH2 ये हुआ हमारा क्या, कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम आपका सिंगल पॉली वो होता है, सिंगल मोनोमर यूनिट होती है। जब ये यहाँ से ब्रेक होता है, क्या होता है, यहाँ से ये ब्रेक होता है, तो ये लीनियर हो जाता है क्या, C डबल O। ये बीच में आपके CH2 कितने लग जाएंगे, बीच में CH2 लग जाएंगे आपके 5, और यहाँ आ जाएगा आपका NH। तो ये जब N यूनिट्स कैप्रोलेक्टम की जुड़ती है, तो ये आपका बनता है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1 कार्बन यहाँ पे है प्लस 5 कार्बन यहाँ पे है, तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए, नाइलॉन 6 बन गया। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। तो बच्चों ये आपको याद करना पड़ता है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज सोल क्या होते हैं। तो जो ब्लड होता है, किताब में NCERT में मेंशन्ड है क्या, कि ब्लड जो होता है वो एग्जाम्पल है आपका पॉजिटिवली चार्ज सोल का। नेक्स्ट आता है मैच लिस्ट। हाँ यहाँ पे ये आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका कौन सा है,
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटलर्जी का है ये, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये टॉपिक है आपका। अब इसमें देखो, बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट किसका होता है, एल्यूमिनियम का हो जाता है। और तो चेक करेंगे डी में वन कितनों के है, तो डी में वन, ओ भाई साहब तीन है, तो इससे तो आप नहीं बता पाओगे। साइडराइट होता है आयरन का, साइडराइट आयरन का ओर हो गया। अब चेक करो ए का टू किस में है, ए का टू फर्स्ट बी वाले में है, तो अब यहां से पता लग गया। ये बेसिकली आपकी ये क्वेश्चन क्या है, ये मेमोरी बेस्ड है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, आपको बताया जाएगा कि किसका क्या क्या है, ठीक है। तो साइडराइट आयरन का होता है। अच्छा और मैं बता देता हूँ कि मैलेशाइट आपका होता है कॉपर का, 17। हम्म। कैलेमाइन किसका होता है, कैलेमाइन होता है जिंक का, कैलेमाइन जिंक का हुआ, और मैलेशाइट हुआ आपका कॉपर का, तो इसका आंसर आपका आ रहा है बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द मेटल रिफाइंड बाय वैन आर्कल मेथड, ये अगेन आपका मेटलर्जी का क्वेश्चन है, मेटलर्जी का। मेटलर्जी में जो आपका ये वैन आर्कल मेथड दे रखा है, ये वैन आर्कल मेथड आपके एक सरकोनियम को करता है, क्या बोलते हैं हम, प्योरीफाई, रिफाइन, और एक करता है टाइटेनियम को। तो ये वाली बात है ना, याद रखनी है आपको, क्या करनी है, ये वाली बात याद रखनी है। तो यहाँ पे जर्कोनियम आपका मेटल हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। बच्चों यहाँ ध्यान देना, हमारा जो 16 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, ओ एस, एस ई, टी ई और पी ओ। ऑब्वियस सी बात है, नीचे जाएंगे तो साइज हमारा बढ़ेगा। अब हाइड्राइड्स कुछ ऐसे हो गए, एच टू ओ, एच टू एस, एच टू एस ई, एच टू टी ई, एच टू पी ओ। अब अगर मैं बात करूं ओ का हाइड्राइड एच के साथ ऐसा बनेगा, क्योंकि ओ छोटा है ना, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ भी स्मॉल होगी। अगर मैं बोलूं ओ एच, ओ एच आपका क्या होगा, स्मॉल बॉन्ड लेंथ, स्मॉल बॉन्ड। क्या है ये आपका, ये आपका ओ बना रखा है, ओ और एच का सिंगल बॉन्ड है, ओ और एच का क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड। वेयर एज पीओ थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट है, उसका और एच का थोड़ा अ, कह लो कि बिग बॉन्ड होगा, बिग बॉन्ड कह लो, लार्ज बॉन्ड लेंथ कह लो, है ना, लार्ज बॉन्ड लेंथ होगी। तो अगर मैं हीट दूंगा तो ये इजीली ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक नहीं होगा। तो चेक करना, पीओ वाला लीस्ट स्टेबल है, तो अरेंज इन फॉलोइंग, सबसे लीस्ट स्टेबल सी हो गया। अब सी इसमें और इसमें है, उसके बाद सी डी बी ई, हाँ अब बीच में चेक करना है। तो चेक करो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा इसका, तो ए हाईएस्ट होने वाला है। सबसे ज्यादा इसका हुआ, ए उ स, ठीक है, इसको याद रखते हैं, उ स से टेपो। तो उ पहले आ गया, फिर स, फिर उसके बाद ई आ गया सबसे ज्यादा में, ठीक है। इससे जस्ट कम ये है सेकंड में, फिर ये आया थर्ड में, फिर ये आया आपका फोर्थ में, और ये आया फिफ्थ में। तो चेक करो सी सबसे पहले का है, सी इन दोनों में है। उसके बाद कौन आया, सी के बाद आपका टेपो, सी के बाद डी, सी के बाद डी, चलो यहाँ आया। उसके बाद उससे, तो इसमें आपका आंसर बैठता है, सी हो गया आपका, ये बी वाला आंसर है। क्यों बी वाला बैठेगा, क्योंकि सी आपका कौन है, सी आपका हुआ पीओ, पीओ की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद डी आपका कौन है, डी आपका है टीई, टीई की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम होगी, थोड़ा स्टेबल होगा। फिर आएगा बी, जो कि आपका एस ई है, फिर ये ई आया एस वाला, और फिर ये आया ओ वाला, ठीक है। तो ये आ गया ना ओ स से टेपो, इसी ऑर्डर से आपको याद रखना है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता तो बॉन्ड लेंथ का भी सेम पूछा जाता। नेक्स्ट आता, नेक्स्ट आता है, आगे ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कुछ प्रोसेसेस आपके दे रखे हैं, ठीक है, और वो प्रोसेसेस एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चीज क्या बनाती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड बनाने का होता है ऑस्टोल्ड प्रोसेस। तो डी का हो गया सेकंड और सी का हो गया फर्स्ट। तो यहाँ पे चेक करते हैं,
डी का आया सेकंड और सी का फर्स्ट। तो यहाँ पे दो मेरे मैच कर रहे हैं और कहीं पे मैच नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर इसी से हो गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट आते हैं अभी किस पे, चलो यहाँ ध्यान देना। द फॉर्मूला ऑफ द नोबल गैस स्पीशीज विच इज आइसोस्ट्रक्चरल विद BrO3 नेगेटिव। बच्चों BrO3 नेगेटिव जो है, O3 माइनस, Br के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और O काउंट नहीं होता, O डाइवेलेंट एटम होता है। हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का V+M-C+A डिवाइडेड बाय 2। तो ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 7, मोनोवेलेंट एलिमेंट है नहीं, कैटायनिक चार्ज है नहीं, एनाइनिक -1 है, प्लस किया 1 2, तो इसका क्या आया 4। इस 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में 3 तो हो गए आपके बॉन्ड पेयर, और एक क्या हो गया लोन पेयर। ठीक है, ये अब आपको ढूंढना है इनमें से किसका सेम आंसर आता है। तो चेक करके देखते हैं XeOF4 का। तो पहले चेक करेंगे XeOF4। XeOF4 में Xe का 8 और प्लस मोनोवेलेंट 4/2, ये तो आंसर कितना आया 6 आया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट चेक करेंगे XeF2 का। XeF2 में यहाँ पे आपका 8, मोनोवेलेंट यहाँ पर कितना आया प्लस, ये प्लस है, +2/2, ये 5 आया, ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट चेक करेंगे XeO3 का। XeO3 में Xe का आया 8 डिवाइडेड 2, ऑक्सीजन तो लेते ही नहीं मोनोवेलेंट में 4, हाँ ये हो सकता है। अब 3 इसके बॉन्ड पेयर आ गए क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, एक आ गया लोन पेयर, तो क्या आंसर आया। ठीक है, ये हो गया, इसको बोलते हैं VMCA ट्रीटमेंट, ये आपने पढ़ा है पी ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट आते हैं मैच लिस्ट 1 with 2। अच्छा ये बहुत बढ़िया है, डी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है ये। और डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली इन्होंने पूछ रखा है आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, Mn का है 7, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर का होता है 2, वेनेडियम सकटी व, टाइटेनियम का हुआ 4, वेनेडियम का हुआ 5। तो चेक करेंगे बेटा कौन सा आंसर है। ये कुछ नहीं है, बेसिकली आपको इनके ग्रुप नंबर याद रखने होते हैं और इनकी मैक्सिमम, जैसे Mn का ग्रुप नंबर 7 होता है तो 7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आंसर क्या है, डी का 4 चेक करो का है, डी के 4 तो ओ सारे में डी के 4 है, सबको पता होगा। सी का 1 का है, सी का 1 अब एक में है ना, सी का 1, तो ये आ गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 23, द मेटल फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग पॉजिटिव E0। बच्चों देखो, जितने भी मेटल्स आपके होते हैं वो कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में आने में, मतलब कोई भी मेटल होगा वो मेटल +2 से 2 इलेक्ट्रॉन ले करके मेटल आने में उनका E0 नेगेटिव होता है। बट कॉपर ही एक ऐसा मेटल है जिसका E0 कॉपर +2 से क्या होता है, कॉपर आने में पॉजिटिव वैल्यू होती है 0.34। बहुत स्पेशल सेल होता है जिसको बोलते हैं जिंक कैडमियम का सेल, सॉरी जिंक और जिंक और कॉपर का सेल। इसमें कॉपर इजीली रिड्यूस होता है और जिंक रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया सी। नेक्स्ट है आपका 24, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन, है ना, विद एटॉमिक नंबर 25। बच्चों 25 आपका होता है किसका, देखो स्कैंडियम होता है, टाइटेन स्कैंडियम होता है आपका 21, इसके बाद सक टी व कर मन, आपको ऐसे ही याद रखनी है, सीरीज कैसे याद रखनी है, सक टी व कर मन, और इसके आगे है फे हो नी उ जन। तो ये 30, वो 21, तो 25th एलिमेंट कौन सा आया आपका Mn। अब Mn 25 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या हो जाएगी, आर्गन 18 3d5 4s2। तो अगर इसके ये 4s2 के, क्योंकि बोल रहा है ना डाइवेलेंट, डाइवेलेंट में Mn+2 आया, तो मीन्स आर्गन 18 तो रहेंगे, ये 3d5 रह जाएगा, 4s हो जाएगा आपका 0। अब 4s 0, तो d5 में आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, n की वैल्यू 5 आ गई। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है √n × n+2। तो यहाँ वैल्यू डालेंगे तो आपका आएगा म्यू, जैसे ही n की वैल्यू डालेंगे 5, तो 5 × 5 +
2 रूट, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू आएगी क्या, 5 7 35, और √5 क्या वैल्यू होती है, देखो 36 होता है 6 का, तो इसका 5.9 समथिंग ले लो म्यू। तो आंसर क्या आया आपका, 5.9। नेक्स्ट आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज कलरलेस। बच्चों कलरलेस वही होगा जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जैसे अभी ऊपर हमने देखा सेम क्वेश्चन, स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो 21 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 21 इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम की बात करें तो ये हो गया आर्गन 18, और 3D1, और 4s2, 3D1 और 4s2। तो अगर इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं रह जाएगा, सिर्फ रह जाएगा क्या, आर्गन 18, और बचा 3D0 और 4s0। तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, सबसे पहला एलिमेंट यही हो गया जो कलरलेस होगा, बाकी सारे कलर्ड होंगे क्योंकि इनके डी में क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे अब भी। नेक्स्ट आते हैं, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, जो आपकी SN2 रिएक्शन होती है वो प्रोसीड करती है विद स्टीरियोकेमिकल इन्वर्शन। बच्चों आपने पढ़ा है कि SN1 के अंदर 100% क्या होता है, 100% इन्वर्जन होता है, बिल्कुल सच बात है। इसमें सिर्फ क्या होता है, इन्वर्जन होता है, चलो ये तो मैं मान लेते हैं 100% इन्वर्जन, तो ट्रू बोल दिया इसको। नेक्स्ट आता है हमारा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू एनांशियोमर इज रेसिमिनाइजेशन। नहीं, इसका उल्टा ट्रू है। एनांशियोमर जब कन्वर्ट हो रेसिमिक मिक्सचर में, इसको बोलते हैं एनांशियोमर, तो ये वाला हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट आता है, अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनांशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। बिल्कुल सही बात है, ये डेफिनेशन ही होती है रेसिमिक मिक्सचर की, आपने हेलो एल्केन में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, यहाँ से ये बात सीख लो कि 2 एनांशियोमर अगर इक्वल प्रोपोर्शन में हमारे होंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, मींस डेक्स्ट्रो एंड लिवो। नेक्स्ट, स्टीरियो रिलेटेड टू ईच अदर एज सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इन, नहीं, सुपर इम्पोजिबल नहीं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो ये वाली बात मेरी फॉल्स हो गई। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर सेड टू बी कायरल, दिस प्रॉपर्टी, ये है दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी, ये ट्रू है। तो हमारे ट्रू कौन कौन से हुए, सबसे पहला हुआ ए, फिर सी, फिर ई, ACE ओनली, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे, द आईयूपैक नेम, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा आईयूपैक नेम ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड। बच्चों नियोपेंटाइल क्लोराइड क्या होता है, सी, इधर चारों तरफ सी, नियोपेंटाइल ये ग्रुप होता है। लो भाई, नियोपेंटाइल बन गया। अब इसका आईयूपैक नेम लेना है तो ये आपकी मेन चेन बना लो, क्या बन गई आपकी ये, मेन चेन। अब इस मेन चेन को प्रॉप बोलेंगे, और सेकंड पोजीशन पर मिथाइल लगाए, इस सेकंड पे भी मिथाइल लगाए, तो नामकरण क्या हो गया, 2,2-डाई मिथाइल। अच्छा नियोपेंटाइल क्लोराइड है ना, तो नियोपेंटाइल क्लोराइड है तो नियोपेंटाइल में एक एच हटा के हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, एक एच हटा करके या Cl लगा देंगे। लो जी, यहाँ से हटा देते हैं, ये रहा आपका, इस यहाँ पे हम लगा देते हैं CH2Cl। तो अब मैं इसको आपकी मेन चेन मानूंगा, ये आपकी मेन चेन हो गई। तो 1 पे क्लोरो लगा हुआ है, 1 पे क्लोरो, और 2 पे डाइमिथाइल, ये मेरे दो मिथाइल ग्रुप हो गए। तो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हो गया इसका नाम। आयुपैक नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है आपका, द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हैलो प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। HCl और हीट है ना। बच्चों देखो इस केस में यहाँ पे फिनॉल जो है ये डायरेक्टली किससे अटैच है, बेंजीन से, तो इसको रिप्लेस करना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। तो ये वाला OH रिप्लेस होगा और प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा। अगर आप लोगों ने NCERT का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो आपको पता लगेगा कि ये डायरेक्टली NCERT का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये बन गया CH2Cl। आपका कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है इसमें, ये वाला दिख रहा है C। डन। नेक्स्ट आते हैं 29th। क्या कह रहा है ये, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। और ये आपका टॉपिक कौन सा है, ये आपका टॉपिक अल्कोहल्स है, ठीक है। कौन सा चैप्टर है बच्चों, अल्कोहल। नेक्स्ट आते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। बच्चों ये बात तो ठीक है कि बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल इंक्रीज होता है, किस खुशी में, अगर आपके कार्बन एटम, कार्बन
क्योंकि भाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, और कार्बन का बढ़ना सिंपल क्या बता रहा है कि आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है इन अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑफ ब्रांचिंग। बच्चों ब्रांचिंग जो होती है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग है। ब्रांच बढ़ेगी तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ब्रांचिंग इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये वाली बात तो चलो मान लेते हैं ट्रू है, लेकिन ये वाली बात हमारी फॉल्स है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर लेसर इन कंपेयर टू हेलो एल्केन, अजी रहने दो। फॉल्स है क्यों, अल्कोहल्स जो है ना इनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन, हाँ ये बात ट्रू है। हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलो एल्केन्स हो गया, उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। तो अभी तक हमारे को कितने ट्रू मिल चुके हैं, एक ए ट्रू मिल गया, एक डी ट्रू मिल गया। चेक करना ए और डी किसी और में है क्या। तो अब नेक्स्ट अगर आप नहीं भी देखते तो भी आपको पता लग गया कि आपका आंसर ए है, बट स्टिल हम एक बार लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ई। द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू, ये हम पढ़ते आए हैं क्या, कि इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है। बिल्कुल सही है ये आपका ट्रू। तो ए डी ई आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 30 पे, कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। अच्छा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होती है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा है, और कहाँ लगा है, और कहीं नहीं लगा। और अगर हमारा कहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, क्योंकि वो क्या करता है, डीस्टेबलाइज करता है कॉन्जुगेट बेस को। तो यहाँ पे हमारा फोर मिथाइल क्या है, फोर मिथाइल फिनॉल है, यहाँ पे हमारा डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये डीस्टेबलाइज करेगा, फिनॉल वाले सारे वो होने वाले हैं। तो देखो बेटा, सी सबसे ज्यादा, बी उससे कम, सी सबसे ज्यादा, बी उससे कम, ये तो एक ही आंसर मिल गया हमारे को। सी सबसे ज्यादा क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आंसर आपको डायरेक्टली ही मिल गया। नेक्स्ट आते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, NaBH4, अगेन ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी है। NaBH4 करता क्या है, एस्टर ग्रुप को तो छेड़ता नहीं है, इस वाले ग्रुप में क्या करेगा, ऐड करेगा H2, और H2 ऐड करेगा तो ये वाला ग्रुप आपका क्या बन जाने वाला है, ये बन गया CHOH, और ये वाली चीज एग्जैक्टली सेम, CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ बन गया O, ये बना CH3। कर दे भैया डन इसे, चलो भाई इसको डन कर दो। तो कौन सा आया, ये आया बी आंसर। 31 डन। नेक्स्ट आते हैं हम, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्या है आपका ये आपका इथॉक्सी बेंजीन है। जब भी बेंजीन पर ओ लगा होता है तो H प्लस पार्ट आपका इसके साथ आता है, और Br नेगेटिव पार्ट आपका इसके साथ आता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कहाँ, ये पढ़ा है हमने क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया आपका ए, फिनॉल और C2H5 Br। नेक्स्ट आते हैं, अमीनो एसिड इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म शो। बेटा ज्वेटर आयन फॉर्म बेसिकली क्या होती है, कि कोई भी अमीनो एसिड आपका कुछ ऐसा होता है, NH2CH, यहाँ होता है R, यहाँ होता है COOH। ऑब्वियस सी बात है, H प्लस रिलीज होगा तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये H प्लस जब इधर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव है मतलब एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहा है ना। ठीक है भाई, इसी के अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी है और बेसिक भी है, तो ज्वेटर आयनिक फॉर्म जो बनी है वो इसके एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर से बनी है। नेक्स्ट आते हैं, स्ट्रक्चर बता रखे हैं बेटा, बेंजोइक एसिड, ये दिख रहा है सामने सामने, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन तो इसमें है भी नहीं, एसिटोफिनॉन तो दिख रहा है, ये रहा आपका एसिटोफिनॉन। ठीक है, तो ये आपका आ गया एसिटोफिनॉन। तो देखो ये और बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजल्डिहाइड ये रहा फर्स्ट। तो चेक करो आपका कि 3 का 4 और 2 का 1 कहाँ दे रखा है, 3 का 4 और 2 का 1,
3 का 4 2, तो ये लो एक आपका डायरेक्ट आंसर मैच ऑन हो गया। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं कि एसिटोफिनॉन ये वाला स्ट्रक्चर तो सही है, जो बेंजोफिनॉन होता है वो ये नहीं होता, यहाँ पे CH3 की जगह क्या लगा होता है, बेंजीन लगा होता है। तो इसको हम हटाते हैं, मैं बना देता हूँ यहाँ पे इसे करेक्ट करते हैं। ये बेंजीन है, यहाँ पर आपका CO ग्रुप है, और इधर भी आपका क्या आएगा, इधर भी आपका बेंजीन आएगा। क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप है ना, इसलिए इसको एसिटोफिनॉन बोलेंगे, यहाँ बेंजीन हो जाएगा तो इसको बेंजोफिनॉन बोलेंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट आता है विच सिंपल केमिकल टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। बच्चों इथेनॉल का स्ट्रक्चर होता है CH3COH, और जहां पर भी CH3CO ग्रुप आ गया तो दूसरा चेक ही मत करो, सीधा आपका क्या आ जाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। 35, डन। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में वो जाता है विच कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। कहाँ जाता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। मीथेनॉल आपका क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ गया H। ठीक है। इस वाले कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो इसमें अल्फा कार्बन है ही नहीं। ऐसे ही बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर C डबल O, यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन तो है, मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे ही अगर फिनाइल एसिटल्डिहाइड में बात करूं तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड ये होता है CH2COH, यहाँ पर आया आपका फिनाइल ग्रुप। तो यहाँ पर आपका कार्बोनाइल के बगल में अल्फा कार्बन भी है, और उस पे लगा हुआ अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो कुल मिलाकर के डी यहाँ पर आंसर हो गया। अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल देगा। नेक्स्ट आते हैं 37, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एनाल्जेसिक्स रिड्यूस करती हैं और एबॉलिश करते हैं पेन, ट्रू है, बिल्कुल सही बात। ट्रांक्यूलाइजर न्यूरोलॉजिकल इनएक्टिव नहीं, ट्रांक्यूलाइजर जो होती है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स चैप्टर का क्वेश्चन है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, मॉर्फिन इज एग्जांपल ऑफ नॉन नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक नहीं भैया, ये भी फॉल्स है, ये तो नार्कोटिक होता है। ठीक है। डिसइंफेक्टेंट आर अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स वेयर एंटीसेप्टिक आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू। हाँ बच्चों, डिसइंफेक्टेंट जैसे आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, फिनाइल का पोछा लगाते हैं। वो किस लिए लगाते हैं फिनाइल का पोछा, ताकि जो जर्म्स होते हैं फर्श वगैरह पे या किसी चीज पे, उससे फर्श पे से वो जर्म्स हट जाए। ठीक है। और एंटीसेप्टिक होते हैं, कभी एंटीसेप्टिक जो होते हैं ये लिविंग टिश्यूज पर लगाए जाते हैं। तो ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल, टू लिविंग टिश्यू, तो ये वाली बात तो अपने को ट्रू दिख रही है। नेक्स्ट, सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट बाय वेरिंग कंसंट्रेशन। ठीक बात है। देखो, जो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, उनके ऊपर ऐसे डिसइंफेक्टेंट लगाने के लिए उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, तो ये बात ट्रू है। तो इसमें हमारा ट्रू हो गया E D और A। तो देखते हैं ADE का है, ये रहा ए। अगला आपका आता है क्या, आउट ऑफ फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट विच हैज द हाईएस्ट। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था बेटा कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी बताई थी आपकी, जो आपका था एलाइटेम था। ठीक है, ये हाईएस्ट स्वीटनिंग एजेंट होता है। एस्पार्टेम आपका कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता था, जो लो टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। नेक्स्ट आता है अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर विच वन इज अ कोपॉलीमर। ठीक है। तो पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन में सिर्फ जो इसकी मोनोमर यूनिट होती है वो होती है प्रोपीन। नेक्स्ट आपका आता है पॉलीस्टाइरीन। बच्चों जो स्टाइरीन होता है ना, उसमें एक आपका होता है ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन, और नेक्स्ट आपका होता है स्टाइरीन। तो कोपॉलीमर बेसिकली होता ही यही है, CH2CH स्टाइरीन, यहाँ बेंजीन। ठीक है। तो जब ये बन ही दो से रहा है तो यही आपका कोपॉलीमर होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड में आपका ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर Cl, ये आपका हो गया विनाइल। और ग्लिप्टल भी अभी हमने बात करी कि ये क्या होता है, ये तो मोनोमर से ही बनता है, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट आते हैं द फॉलोइंग विच वन इज डाइसेक्राइड। बच्चों डाइसेक्राइड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, माल्टोज होता है, ग्लूकोज आपका मोनोसेक्राइड होता है, ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड होता है, ये आपका डाइसेक्राइड है, ये भी पॉलीसेक्राइड है, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आते हैं 41, द रिएक्शन ऑफ अमीन विद मिनरल एसिड टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट। अब आगे आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे जो इसी पैराग्राफ पर बेस्ड है
कि जो अमीन्स होते हैं जब वो एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं मिनरल एसिड से, तो बनाते हैं अमोनियम सॉल्ट, बिल्कुल सही बात है। shows that these are basic in nature, बिल्कुल। amines have an unshared pair of electron on nitrogen atom due to which they behave as Lewis base, सही बात है। जब अमीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करते हैं तो उन्हें बेस बोला जाएगा, है ना। बेसिसिटी ऑफ अमीन रिलेटेड टू देयर स्ट्रक्चर, बेसिक कैरेक्टर्स एंड एग्जाम्पल अमीन डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केटायन, बिल्कुल सही बात है। भाई सिंपल सी बात है, लोन पेयर जितनी जल्दी लूज करेंगे उतना ज्यादा वो बढ़िया बेसिक होंगे। द मोर स्टेबल द कैटायन रिलेटिव टू द अमीन, मोर बेसिक इज द अमीन, बिल्कुल सही बात है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम सॉल्ट व्हेन इथाइल अमीन रिएक्ट विद 1 मोल। अब इथाइल अमीन आपका क्या है, C2H5NH2, इथाइल अमीन है ना, 1 डिग्री अमीन है। तो जब HCl से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा क्या, C2H5NH3, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा Cl-। कौन सा एग्जाम्पल है, दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, ये रहा ए। चलो, अब सेम पैराग्राफ पे बेस्ड आपका सेकंड है। देखो ये वाला पैराग्राफ तो हमारा सेम है, ये वाला पैराग्राफ एग्जैक्टली हमारा क्या है, सेम है। नेक्स्ट आता है, विच वन इज मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन। मोस्ट बेसिक बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन में जब हम बेसिसिटी पढ़ते थे तो हमें पता होता था कि दो फैक्टर्स लगते थे, एक एच बॉन्डिंग लगती थी, ठीक है, और एक लगती थी प्लस आई इफेक्ट। जबकि गैस फेज में सिर्फ क्या लगता था, प्लस आई इफेक्ट। तो उस केस में आपका 2 डिग्री जीत जाया करता था, क्योंकि 2 डिग्री में दोनों बैलेंस हुआ करते थे। तो ये आ गया सी आंसर, क्योंकि 2 डिग्री है ना, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है, ठीक है, ये 0 डिग्री अपना अमोनिया है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ भी वही है, सेम क्वेश्चन आपका बेस वाला, ये सेम दे रखा है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन इन गैस फेज। बच्चों अब देखो, एक्वस फेज नहीं है, गैस फेज है, तो गैस फेज में आपका सिर्फ क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है। तो प्लस आई इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में कम, 1 डिग्री में उससे कम, तो अपना ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है 44th, ये भी वही है, यहाँ पर दे रखा है अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज द हाईएस्ट पीकेबी। बच्चों हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू का मतलब है लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक, ये बात ध्यान रखना। होता क्या है, जो बेसिसिटी होती है, क्या, जो बेसिसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है केबी वैल्यू के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीकेबी वैल्यू के, ठीक है। तो लीस्ट बेसिक इसके अंदर आएगा आपका जहां पे बेंजीन में डायरेक्टली NH लगा होगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन में अगर आपका NH लगा है तो यहाँ पर जो आपके लोन पेयर्स होते हैं ना, एन, जो लोन पेयर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस में, और ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो ये हो गया लीस्ट बेसिक। इसके बाद ये भी सेम क्वेश्चन, ये सारा तामझाम सेम दे रखा है। नेक्स्ट आता है हाईएस्ट बेसिक इन गैस फेज। मैंने बताया था गैस फेज में सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगता है, और प्लस आई इफेक्ट होता है 3 डिग्री में हाईएस्ट होता है। तो चेक करो 3 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री आपका इसमें दे रखा है, द हाईएस्ट बेसिक अमीन इन गैस फेज, वही लोन पेयर जो देगा। अच्छा 3 डिग्री तो है ही नहीं, तो 3 डिग्री बाद 2 डिग्री चेक करो, 2 डिग्री कौन सा है, ये वाला सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आ गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओके। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड में यूज इट N-1D, ठीक है, NS-NP, ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आ रही है। ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा। कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 होल 5। अच्छा ये जो NH3 होल 5 है ना, ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब अगर मैं बात करूं CO की, यहाँ पे क्या है, देखो ये -2 हो गया और ये -1 हो गया, तो इस पे चार्ज आ गया +3। अब अगर +3 चार्ज आ गया तो कोबाल्ट होता है 27, 27 मतलब 4s2 3d7। अब अगर बात आएगी कोबाल्ट +3 की, तो ये हो जाएगा 4s0 3d6। अब 3d6 है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 3 4, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 6 यहाँ भर दिए। अब अगर इस 3D ऑर्बिटल में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये इधर पेयर होगा और ये वाले भाई साहब इधर पेयर होंगे। ठीक है, ठीक है। वैसे बेसिकली ये इसका नाम पूछ क्या रहा है, इस ये जो मैंने बात बताई इस वाली बात की अभी फिलहाल जरूरत नहीं थी, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कुछ इन्होंने पूछा नहीं, डायरेक्ट पूछा है नाम। तो यहाँ पे 5
अमीन लगे हैं, पेंटा अमीन क्लोरिडो। तो क्या है, पेंटा अमीन क्लोरिडो। ठीक है, ये हो गया कोबाल्टेट 3। कोबाल्टेट नहीं आएगा, कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसका आंसर हो गया आपका डी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेम चीज दे रखा है, कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ दिस, आंसर द फॉलोइंग, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहां पर मैंने पीछे, हाँ अब ये जो पीछे मैंने बताया आपका, किस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड में पेयरिंग अकर्स, और पेयरिंग हो रही है जिसकी वजह से D6 था ना, D6 में आपके n की वैल्यू 0 आ रही है पेयरिंग, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। और क्योंकि ये अंदर के दो ऑर्बिटल आफ्टर पेयरिंग क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4, जब ये पेयर्ड हो जाएंगे तो ये वाले दो ऑर्बिटल खाली हो गए ना, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी D2sp3। तो अगला क्वेश्चन बेसिकली इसी पर है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कोबाल्ट इन अबव कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज T2sp3। नेक्स्ट आते हैं, क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ CuNH3O5Cl2। ठीक है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, क्योंकि यहाँ पे 5 लिगेंड एक लगे हुए हैं मोनोडेंटेट, और क्लोरीन एक लगा हुआ है, एक लिगेंड ये लगा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या हो गया, 6 हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ दिस, आंसर द फॉलोइंग, द प्राइमरी वैलेंसी। बच्चों जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, और यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पर आपका -1 चार्ज है, यहाँ पे -2 चार्ज है, तो टोटल कोबाल्ट पे क्या चार्ज होगा, ये तो आपके 0 चार्ज वाले हैं, तो टोटल आ गया 3, तो प्राइमरी वैलेंसी आ गई 3। तो ये आपका टोटल डिस्कशन था इस पेपर का। आप इस पेपर को देखें, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको आंसर तुरंत किया जाएगा। थैंक यू सो मच।